बड़े भाई के बाद अब घर का बोझ मुझ पर पड़ा, लेकिन मुझे इसमें दिक्कत नहीं हुई। सेशन जज हूँ, 700 रुपये मासिक पाता हूँ और घर में मुकाबले को कोई नहीं है। माँ सेवा और आज्ञा अनुसरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती और पत्नी जितनी ही कम शिक्षिता है उतनी ही ज़्यादा प्रति प्राण है। किंतु भाई साहब जिसे अपने अंतिम समय में खास तौर से बोझ बताकर मुझे सौंप गए, इसके संबंध में मुझे अवश्य सतर्क और चिंतित रहना पड़ता है। ललिता मैट्रिक पास करने के साथ अपना 16वां पार कर चुकी है। भाई साहब अपने जीवन काल में इसे जहाँ तक हो वहाँ तक पढ़ाना चाहते थे। शायद कारण यह हो कि खुद बहुत कम पढ़े थे, किंतु आखिरी समय आश्चर्य है उन्होंने ललिता की शिक्षा के बारे में तो कुछ हिदायत ना दी। कहा तो यह कहा कि देखो, ललिता का ब्याह जल्दी कर देना, मेरी बात टालना मत भूलना। अब भाई साहब की अनुपस्थिति में ललिता को देखते ही उनके उपयुक्त शब्द बड़ी बेचैनी के साथ भीतर विद्रोह करने लगते। मैं उन्हें भीतर ही भीतर खूब उलटता पलटता हूँ, जानना चाहता हूँ यह क्यों कहा, मेरा क्या कर्तव्य है। ललिता को बड़ी जिज्ञासा, बड़ी चिंता से देखता हूँ। शायद उन शब्दों का ललिता के व्यक्तित्व से कोई सामंजस्य है। फिर रह रहकर यह बात मन में आती है, संभव है भाई साहब ने समझा हो। मैं पीछे ललिता को ठीक प्यार, संभाल और अपनेपन के साथ नहीं रख पाऊँगा और इसलिए ऐसा कहा हो। जब यह बात मन में उठती है तो भाई साहब पर बहुत क्रोध आता है। उन्होंने बेभरोसे का आदमी समझा, जैसा उनका सगा, उन्हीं का पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया नहीं हूँ। परंतु ऐसी बात सोचकर मैं ललिता के ब्याह के बारे में व्यग्र और उद्विग्न नहीं उठता। सोचता हूँ भाई साहब की मंशा पूरी करने का काम अब मुझ पर है। ललिता को खूब पढ़ाऊँगा और खूब धूमधाम से उसका विवाह करूँगा। दिया लेकर ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो दुनिया में एक हो। हमारी ललिता ऐसी जगह जाएगी कि भैया स्वर्ग में खुशी से फूल उठेंगे, पर जल्दी नहीं। इस तरह ललिता का पढ़ना जारी रहा। बीए में पहुँचेगी तब कहीं ब्याह की बात सोचूंगा। ललिता भी हमारे घर में एक अजीब लड़की है, कुछ समझ में नहीं आता। जाने कैसे मैट्रिक फर्स्ट क्लास में पास कर गई। जब पढ़ने में इतनी होशियार है तब व्यवहार में क्यों इतनी अल्लड़ है। उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। लोग कुछ कहें कुछ समझें, जो मन में समाया उसे वह कर ही गुजरती है। नौकर हो सामने और चाहे अतिथि बैठा हो, उसे जोर की हंसी आती है, तब वह कभी उसे ना रोक सकेगी। गुस्सा उठेगा तब उसे भी बेरोक निकाल बाहर करेगी। सबके सामने बेहिचक मुझे चाचा को चूमकर प्यार करने लगती है और मेरी ही तनिक सी बात पर ऐसी तनक उठती है कि बस। हंसती तो बहुत खूब है, गुस्सा तो उसका 8वां हिस्सा भी नहीं करती होगी। हाँ, जब करती है तब करती ही है, फिर चाहे कोई हो कुछ हो। मैं चाहता हूँ वह कुलशील का, सभ्यता शिष्टता का, अदब कायदे का, छोटे बड़े का व्यवहार में सदा ध्यान रखे, पर उससे इन सब बातों पर निबंध चाहे मुझसे भी अच्छा लिखवा लो, इन सब का वह ध्यान नहीं रख सकती। नौकरों से अपनापन जोड़ेगी, हमसे जैसे बची बची रहेगी। सहपाठियों और अंग्रेजी जानने वालों से हिंदी के सिवा और कुछ ना बोल सकेगी, पर नौकरों और देहातियों से अंग्रेजी में ही बोलेगी। नौकरों को तो कभी कभी अंग्रेजी में 5-5 मिनट के लेक्चर सुना देती है, मानो दुनिया में यही उसकी बात को हृदयंगम करने वाले हों। समकक्षियों और बड़ों में घोर गंभीर और गुमसुम रहती है, जैसे सिर में विचार ही विचार हैं, जवान नहीं है। छोटों में ऐसी खिली खिली और चहकती फिरती है जैसे उसका सिर खाली है, कतरने को बस जवान है।
मिश्रानी को बहुत ही तंग करती है, पर मुश्किल यह है कि मिश्रानी को इस बात की बिल्कुल शिकायत नहीं है। इस कारण मुझे उसको डांटते धमकाने का पूरा मौका नहीं मिलता। वह बेमतलब चौके में घुस जाती है, कभी उंगली जला देती है, कभी नमक अपने हाथ से डालने की जिद करके दाल में अधिक नमक डाल देती है। आटा सानते सानते जब बहा बहा फिरने के लायक हो जाता है, तब मिश्रानी से सहायता की प्रार्थना करती है। मिश्रानी उसके दाएं कान को हंसते हंसते अपने बाएं हाथ से जरा टेढ़ा तिरछा करके आटा ठीक कर देती है। मालकिन के मुलायम कानों को मसलने का जब अधिकार संयोग मिले, तब उस अवसर को मिश्रानी जी जानबूझकर क्यों खोए। उन्हें दिक होना पड़ता है तो हो, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। जैसे जहाँ जाएगी वहाँ इसे रोटी ही बनानी पड़ेगी। फिर क्यों फिजूल ऐसे कामों में हाथ डालती है। यह तो होता नहीं कि टेनिस का अभ्यास बढ़ा ले, शायद उसी में चमक उठे और अखबारों में नाम हो जाए। क्या ताज्जुब कोई कप ही मिल जाए। इसलिए मैं उसे काफ़ी गुरु मुद्रा के साथ धमका देता हूँ, पर वही जवाब दे देती है। अगर मेरी निज की लड़की इस तरह मुझे जवाब देती तो मैं थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर देता। फिर ललिता के मुंह से जवाब सुनकर ना मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है, ना बहुत अचरज। गुस्सा होता भी तो मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरे समीप वह भाई साहब की स्मृति है, उसकी प्रतिमूर्ति है, इसलिए उसका जवाब सुनकर मैं चुप रह जाता हूँ। यह लड़की जरा भी दुनिया को नहीं समझती है। वह समझती यह है कि उसकी कोर्स की किताबों में, उसके कल्पना क्षेत्र में ही सारी दुनिया बंद है। उससे बहस कौन करे। कुछ समझती ही नहीं, करे अपने जी का। पर डिक हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर का लड़का है। अभी 1 वर्ष से विलायत से आया है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। पिता ने हिंदुस्तान देखने के लिए बुलाया है। पिता की राय है डिक ICS में बड़ा अच्छा है। डिक को घमंड नाम को भी नहीं है। बड़ा मृदुभाषी, सुशील, शिष्ट है। यह हर तरह से सुंदर जचता है। लेकिन ललिता तो डिक से सदा दूर दूर रहती है। यह नहीं कि उससे बोलती नहीं, मौके पर खूब बोलती है, पर उसे बोलने को बीच में लाकर ही वह अपने और डिक के बीच अनुल्लंघनीय अंतर डालने का उपक्रम करती रहती है। डिक से ही सुना है। यह भी जानता हूँ कि डिक इस अंतर को जितना ही अनुल्लंघनीय पाता है, उतना ही देखता है कि एक अनिश्चित चाह उसे और विवशता से चाबुक मार मार कर भड़का रही है। इधर ललिता में एक अंतर देख पड़ने लगा है। एक ओर हंसना एकदम कम हो गया है, दूसरी ओर वक्त बेवक्त पढ़ना लिखना होने लगा है। अब वह बहुत पढ़ती है, मानो जी उचाट रहता हो और उसी को जबरदस्ती लगाए रखने के लिए ये सब प्रयत्न और प्रपंच किए जाते हों। इधर एक खबर डिक के बारे में भी लगी है। कुछ दिनों से उसका एक हिंदी ट्यूटर लगा लिया है और हिंदी प्रवेशिका के पहले भाग को ख़त्म कर डालने में दृढ़चित्त है। ये लक्षण बड़े शुभ मालूम होते हैं। दोनों में कुछ खटपट हो गई है। एक दूसरे को नज़दीक लाने में कलह की उन छोटी छोटी बातों से अचूक और अमोघ चीज़ कोई नहीं मालूम होता। ललिता ने अपनी झिड़की से डिक को ठीक मार्ग दिखा दिया है। इसी से डिक उस पर चलने की तैयारी कर रहा है। इतना सब कुछ समझने पर भी ललिता की ओर से मुझे डर ही लगा रहता है। मालूम नहीं उसके जी में कब क्या समा उठे। मालूम नहीं वह किस किस लोक में रहती है, किस प्रणाली से सोचती है। उसके जी का भेद मैं नहीं समझ पाता। मैं कचहरी से आकर पूरे कपड़े तक नहीं उतार पाया कि ललिता बेधड़क मेरे कमरे में आकर अपनी मेज की शिकायत करने लगी। चाचा जी, मैंने कितनी बार आपसे मेज़ ठीक करवा देने के लिए कहा,
आप ध्यान नहीं देते, यह कैसी बात है? मैं जानता हूँ, मुझसे कई बार कहा गया है, फिर भी मैंने कहा अच्छा अच्छा, अब मैं करवा दूँगा। कब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अभी करवा दीजिए। अभी? अच्छा अभी सही। सही वही नहीं, मैं अभी करवा लूँगी, आप तो यूँ ही टालते रहते हैं। अब नहीं टालूँगा बस। नहीं, अभी मिस्त्री काम से लौटे होंगे, अभी कौन मिलेगा? मिस्त्री 10 मिल जाएंगे, मिल जाए तो लगा लूँ? हाँ हाँ लगा लो। यह कहकर उसे टाला, कपड़े उतारे, हाथ मुँह धोया और अखबार लेकर इजी चेयर पर पड़ गया। कुछ देर बाद खुट खुट की आवाज़ कानों में पड़ी। नेशन के अग्रलेख का तर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते ऊँग सी आने लगी थी। तभी खुटखुट का शब्द सुनकर अंदर पहुंचा। क्या है ललिता? कहता हुआ मैं उसके कमरे में चला गया। देखा एक बड़े ही काम में लगा है। आपने कहा था ना कि मिस्त्री को काम में लगा लेना। कहा था तो कहा होगा, पर मुझे उसकी याद नहीं थी। बोला तो तुम लपक कर उसे बुला भी लाई, मानो तैयार ही बैठा था। नहीं, जाते देखा तो बुला लिया। दिन भर काम करके घर लौट रहा होगा, सो तुमने बुला लिया। बेचारे मजदूर पर कोई दया नहीं करता। तुम्हारा क्या होगा? कोई बेगार थोड़े ही है, उजरत भी तो दी जाएगी। यह तो इसमें खुश ही होगा। मुड़कर उसने मिस्त्री से पूछा, क्यों बाबा? मिस्त्री बूढ़ा सिख था। बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद ही साफा था, आंखों में स्नेह और दीनता का रस था। ललिता का प्रश्न सुनकर उसने ऐसे देखा मानो उसकी आंखों में दीनता और स्नेह एकदम छलक आए हैं। ललिता सिहर सी लहरा दी। उसने कहा, नहीं बेटी, मुझे सवेरे से कोई काम नहीं मिला। मेरा घर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। पेशावर, तुमने सुना होगा, उसके पास अटक है। अटक के पास मेरा घर है। दरिया सिंध इसको छूकर बहता है। मैं यहाँ आज ही आया हूँ। काम ना मिलता तो जाने मेरा क्या होता। दरिया सिंध के किनारे वाले हिंदुस्तान के छोर पर के गांव से यह बुढ़ा सिख नर्मदा के किनारे हिंदुस्तान के बीचों बीच बसे हुए इस होशंगाबाद में इस प्रकार बेपैसे किस आफत का मारा आ पहुंचा, यह सब जानना मुझे आवश्यक न जान पड़ा। अब ललिता ने कुरेद कुरेद कर उसकी कहानी पूछी। मैंने भी सुनी। जब वह बुढ़ा नहीं था, जवान था, तब की बात है। दरिया में बाढ़ आ गई, झोपड़ा बह गया, खेत डूब गए। वह, उसकी घरवाली और उसका एक छोटा लड़का, इन तीनों ने एक दूर गांव में जाकर आश्रय लिया। पर खाएं कहाँ से? जो थोड़ा बहुत नगद बाढ़ के मुंह से बचा कर ले आए थे, उससे ही बैठकर कब तक खाएंगे? ऐसी ही चिंता के समय उसे एक तरकीब सुझाई गई। मद्रास चला जाए तो वहाँ बहुत आदमियों की ज़रूरत है, खूब तनख्वाह मिलेगी और सहूलियतें, खूब आराम है। थोड़े ही दिनों में मालामाल होकर लौट सकेगा। मद्रास पहुँचा, वहाँ से फिजी। घर से निकलने पर यह सब उसके बस का नहीं रह गया था कि वह फिजी न जाए। तब फिजी न जाता तो शायद जेल जाना पड़ता। ताज्जुब नहीं, जान से हाथ धो बैठने का मौका आ जाता। फिजी में काम किया, पीछे से वहाँ कमाने का मौका होता था, पर बच्चे की घरवाली की याद ने वहाँ रहने ना दिया। जहाज़ के टिकट भर का पैसा पास होते ही वह चल दिया। मद्रास आया। आरी और वसूलों की सहायता से उसने मद्रास में 1 महीने तक अपना पेट भरा और उनसे ही 1 महीने में बम्बई जाने का किराया जुटाया। बम्बई में जैसे तैसे पेट तो भर सका, लाख कम खाने, 1000 ज़्यादा करने पर वह ऊपर से कुछ न जुटा सका। आखिर लाचार बेटिकट चल दिया। होशंगाबाद में टिकट वालों ने उतार दिया। वहाँ से वह अपने औजार संभाले चला आ रहा था। बहुत समझो, उसकी वह पूंजी
रेल वालों ने छोड़ दी। कहानी सुनकर बूढ़े पर दया करने को मेरा जी चाहा। पूछा, ललिता इसे कितने में तय किया था? ठहराया तो कुछ नहीं। नहीं ठहराया? नहीं। अच्छा, जो ठहराया जाए उससे एक आना ज़्यादा देना। मुझसे अच्छा कहकर सिख से उसने पूछा, बाबा तुम यहाँ रहोगे? ना बेटी। क्यों बाबा? घर तो अपना नहीं है। घर क्या छोड़ा जाता है? फिर बच्चे को कब से नहीं देखा? 20 साल हो गए। बाबा क्या पता वह मिलेगा ही? 20 बरस थोड़े नहीं होते। हाँ, क्या पता, पर मैंने अपने हिस्से की काफ़ी आफत भुगत ली है। परमात्मा अब इस बुढ़ापे में उसका बचा खुचा नहीं छीन लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है वह मुझे ज़रूर मिलेगा। हाँ, उसकी माँ तो शायद ही मिले। ललिता के ढंग से जान पड़ा वह इतनी थोड़ी सी बात करके संतुष्ट नहीं हुई। वह उस बुड्ढे से और बात करना चाहती है, पर मुझे तो समय वृथा नहीं गंवाना था। मैं फिर एक आना ज़्यादा देने की हिदायत देकर चला आया। यह बुड्ढा तो धीरे धीरे मेरे घर से हिलने लगा। ज़्यादातर घर पर दिखता, किसी न किसी चीज़ को ठीक करता। उसने घर के सारे बक्सों को पॉलिश से चमकाकर नया बना दिया। नई नई चीज़ें भी बहुत सी बना दी। वह ललिता का विशेष कृपा पात्र था और ललिता उसकी विशेष कृतज्ञता पात्र थी। उसने एक बड़ा सिंगारदान ललिता को बनाकर ललिता को दिया और कैश बक्स मेरे लिए हैट स्टैंड, खूंटियाँ वगैरह चीज़ें बनाकर दी। मैंने भी समझा कि वह अपने लिए इस तरह खामखा मजदूरी बढ़ा लेता है। चलो इसमें गरीब का भला ही है, लेकिन हर एक चीज़ की हद होनी चाहिए। गरीब की भलाई की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो ठीक, पर उनसे दोस्ती सी पैदा कर लेना, उसको अपना ही बना बैठना, यह भी कोई बुद्धिमानी है। पर अल्लड़ ललिता यह कुछ नहीं समझती। उसका तो अब ज़्यादा समय उस बुड्ढे से ही छोटी मोटी चीज़ें बनवाने में, उससे बातें करने में बीतता है। मैं यह भी देखता हूँ कि बुड्ढा दीनता और उम्र के अतिरिक्त और किसी बात में बुड्ढा नहीं है। बदन से खूब हट्टा कट्टा है, खूब लंबा चौड़ा है। दाढ़ी मूछों से भरा हुआ उसका चेहरा एक प्रकार की शक्ति से भरा है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे एक दिन बुलाकर कहा, बुड्ढे अब गाँव कब जाओगे? गाँव कैसे जाऊंगा जी गाँव? क्यों? जी देखो, थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत हो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें अब अपने बच्चे के पास जाना चाहिए और यहाँ जब काम होगा तो बुला लूँगा। तुम्हारा फिजूल आना जाना ठीक नहीं। बुड्ढा इस पर कुछ नहीं बोला, मानो उसे स्वीकार है। उसके बाद वह घर पर बहुत कम दिखता। एक बार आया तब मैंने जवाब तलब किया, बुड्ढे क्यों आए? क्या काम है? जी बिटिया ने बुलाया था। बिटिया? कौन बिटिया? वही आपकी। देखो बुड्ढे, गुस्ताखी अच्छी नहीं होती। इस पर बुड्ढा बहुत कुछ गिड़गिड़ाया। गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी। और उसने बहुत सी शपथें खाकर विश्वास दिलाया कि वह कभी अपने हमारे बराबर नहीं समझ सकता। आप तो राजा हैं, हम किंकर नाचीज हैं और वह तो मालकिन है, साक्षात राजरानी है। आदि और अंत में धरती पर माथा टेककर वह चला गया। बुड्ढे की ओर से मुझे मुक्ति मिली, पर उसी रात को मेरे पास आया डिक। उसने बताया कि वह हिंदी शिक्षावली 2 भाग खत्म कर चुका है। वह और भी जो ललिता की आज्ञा हो करने को तैयार है। वह अब जल्दी ही इंग्लैंड वापस चला जाएगा, पर ललिता के बिना कैसे रहेगा? उसने अपने पैसे के, अपनी योग्यता के, अपनी स्थिति के, अपने बड़प्पन के वर्णन संक्षेप में पेश किए, अपना प्रेम बताया और उसके स्थायित्व की शपथ खाई। इस तरह अपना संपूर्ण मामला मेरे सामने रखने के बाद मेरी सम्मति चाही, पर मेरी सम्मति का प्रश्न नहीं था। मेरी तो उसमें
हर तरह की सम्मति थी। मैंने उसे आश्वासन दिया, कल ललिता से जिक्र करूँगा। वह बोला, देखिए, मैं नहीं जानता क्या बात है, पर मुझे ललिता अवश्य मिलनी चाहिए। मेरी उससे बातें हुई हैं, खूब हुई हैं। वह मेरे गोरेपन से घबराती है, पर मैं उससे कह चुका हूँ, आपसे कहता हूँ कि इसमें मेरा दोस्त तो है नहीं। फिर मैं हिंदी सीखता जा रहा हूँ। वह कहती है, मुझ में और उसमें बहुत अंतर है। मैं मानता हूँ है, ना होता तो बात ही क्या थी, पर हम एक हुए तो मैं कहता हूँ सब अंतर हवा हो जाएगा। वह जो चाहेगी सो ही करूँगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया, मैं अपने भरसक प्रयत्न करूँगा। उसने कहा, ललिता के भारतीय वातावरण में पले होने के कारण यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह इस संबंध में अपने अभिभावक से आज्ञा प्राप्त करे। इसलिए उसने मुझसे कहना ठीक समझा। मैंने उसे फिर विश्वास दिलाया और वह मेरी चेष्टा में सफलता की कामना मानता हुआ चला गया। अगले रोज ललिता से जिक्र छेड़ा। मैंने कहा, ललिता, रात में डिक आया था। ललिता चुप थी। तुम जानती हो वह क्या चाहता है। तुम यह भी जानती होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। वह चुप थी और वह चुप ही रही। मैंने सब ऊंच नीच उसे बताया, अपनी स्पष्ट इच्छा, यदि आज्ञा हो सके तो आज्ञा जतला दी। ऐसे संबंध का औचित्य प्रतिपादन किया। संक्षेप में सब कुछ कहा। मेरी बात खत्म ना हो गई तब तक वह गंभीर मुंह लटकाए एक ध्यान, एक मुद्रा से निश्चय खड़ी रही। मेरी बात खत्म हुई कि उसने पूछा, बाबा को आने से आपने मना किया था। कहाँ की बात कहाँ, मैं समझ नहीं पाया। कौन बाबा? वही बूढ़ा सिख मिस्त्री। हाँ, मैंने समझाया था उसे फिजूल आने की ज़रूरत नहीं। तो उनसे, डिक से कहिए, मैं अपने को इतना सौभाग्यवती नहीं बना सकती। मुझ नाचीज़ की फ़िक्र छोड़े, क्योंकि भाग्य में मुझे नाचीज़ ही बने रहकर रहना लिखा है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मुंह से निकला, ललिता, उनसे कह दीजिएगा बस। यह कहकर वह चली गई। मैं कुछ ना समझ सका। अगले रोज़ कचहरी से लौटा तो घर पर ललिता ना थी। कॉलेज में दिखवाया, उसके महिला मित्रों के यहाँ पूछवाया, फिर उस बुढ़े मिस्त्री के यहाँ भी ढूंढवाया। वह बुढ़ा भी गायब था। पूरा यकीन है पुलिस ने खोज में कमी ना की और पूरा अचरज है कि वह खोज कामयाब नहीं हुई। मैं समझता हूँ वह सिख सीधा आदमी ना था, छठा बदमाश है और उस्ताद है। पुलिस की आंख से बचाने का हुनर जानता है। डिक को जब इस दुर्घटना की सूचना और ललिता का संदेश मैंने दिया तो वह बेचैन हो गया। उसने खुद दौड़ धूप में कसर न छोड़ी, पर कुछ नतीजा न निकला। डिक खुद अटक हो आया, पर वहाँ से भी कुछ खबर न पा सका। हम सब लोगों ने स्त्रियों के भगाए जाने और बेच दिए जाने की खबरों को याद किया, और यद्यपि इस घटना का उन विवरणों से हम पूरे मेल न मिला सके, फिर भी समझ लिया कि यह भी वैसी ही घटना हो गई। यह बूढ़ा सिख जरूर कोई इसी पेशे का आदमी है। न जाने कैसे ललिता को बहका ले गया। इसके कई महीने भर बाद की बात है। एक दिन मेरे अदालत के ही कमरे में डिक ने आकर मुझे एक तार दिखाया। कैम्बेलपुर के कलेक्टर का तार था। उक्त विवरण की लड़की के साथ एक बूढ़ा सिख गिरफ्तार किया गया है। वह गिरफ्तार करके होशंगाबाद ही लाया जा रहा है। लड़की ने मुझसे कलेक्टर से बोलने से इनकार कर दिया है। इससे मैं उसे समझाकर होशंगाबाद ना भिजवा सका। हमें बड़ी खुशी हुई। डिक फौरन ही कैम्बेलपुर जाने को उतावला हो उठा, पर मैंने रोक दिया। पहले तो उसे आ जाने दो, देखें कौन है कौन नहीं। इसके तीसरे रोज मुझे ललिता की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी बहुत संक्षिप्त थी। मैंने अब तक ललिता की कोई चिट्ठी नहीं पाई, कोई मौका ही नहीं आया। लिखा था, चाचा जी, पिताजी के बाद
बहुत थोड़े दिन तक आपको कष्ट दिया, इसलिए पिताजी के नाते भी और अपने निज के नाते भी मेरा आप पर बहुत हक है। उसके बदले में आपसे एक बात मांगती हूँ, उसके बाद और कुछ ना मांगूंगी। समझिए मेरा हक ही निबट जाएगा। बाबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्हें छुड़वाकर घर ही भिजवा दें। खर्च उनके पास न हो तो वह भी दे दें। आपकी ललिता। चिट्ठी में पता नहीं था और कुछ भी नहीं था, पर ललिता की चिट्ठी मानो ललिता ही बनकर मेरे हाथों में कांपती कांपती अपना अनुनय मनवा लेना चाहती है। अगले रोज जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बुलवा भेजा। वही बुढ़ा सिख मेरे सामने हाजिर हुआ। आते ही धरती पर माथा टेक कर गिड़गिड़ाने लगा, राजा जी। क्यों बुड्ढे, मैंने तुझ पर दया की और तूने शैतानी। राजा जी और हुजूर, ये ही दो शब्द अदल बदल कर उसके मुंह से निकलते रहे। अच्छा अब क्या चाहता है? हुजूर जो मर्जी। मर्जी क्या? तुझे जेल होगा, काम ही ऐसा किया है। हुजूर नहीं नहीं राजा जी। क्यों रे, मेरी लड़की को ले भागने वाला तू कौन था? बदमाश पाजी। नहीं नहीं, उसके बिना कहे मैं समझता जा रहा था कि वह किन्हीं विकट लाचारियों का शिकार बनाया गया है, लेकिन उस घटना पर जो क्षोभ मुझे भुगतना पड़ा था वह उतारना तो चाहिए किसी पर, इसलिए उसे मैंने काफ़ी कह सुन लिया। फिर उसे रिहा कर देने का बंदोबस्त कर दिया। छूटकर वह मेरे ही घर आया। मालिक राजा जी, उसकी गड़बड़ गिड़गिड़ाहट से मैंने परिणाम निकाला। वह खाली हाथ है, किराए का पैसा चाहता है, परंतु वह घर चला जाएगा, नहीं तो उससे नौकरी या मजदूरी करवा ली जाए। मैंने उसे घर पर ही रहकर काम करने का हुक्म दिया। डिक को मैंने सूचना दी, वही बूढ़ा सिख आ गया। डिक ने कहा उसे छुड़ा लो, उसे साथ लेकर उसके गांव चलेंगे। हाँ जरूर, अभी। हम बुड्ढे को साथ लेकर चल दिए। हमने देखा बुड्ढा बिल्कुल मनहूस नहीं है। बड़प्पन के आगे तो वह निरीह दीन हो जाता है, पर अगर उससे सहानुभूतिपूर्वक बोला जाए तो वह बड़ा खुश मिजाज बन जाता है। उसने सफ़र में तरह तरह से हमारी सेवा की, तरह तरह के किस्से सुनाए, लेकिन उस खास विषय पर किसी ने जिक्र नहीं उठाया, मानो वह विषय सबके हृदय के इतना समीप है कि जरा उंगली लगी तो वह कसक उठेगा। सिंध गहराता हुआ बह रहा है और हम स्लेट के पत्थरों के बीच एक पगडंडी से चुपचाप जा रहे हैं पैदल। एक छोटे से गांव के किनारे हम आ गए। 25-30 घर होंगे। नीची छतें हैं, उनसे भी नीचे द्वार। शाम हो गई। हरित भीमकाय उतुंग पर्वतमालाओं की गोद में इस प्रशांत सिंध संध्या में यह खेड़ा इस अजेय प्रवाह से बहते हुए सिंध के किनारे विश्व के इस एकांत, शांत, अज्ञात और गुपचुप छिपे कोने में मानो दुनिया की व्यवस्था और कोलाहल के प्रतिवाद स्वरूप विश्राम कर रहा है। प्रकृति स्थिर, निमग्न, निश्चेष्ट, मानो किसी सजीव राग में तन्मय हो रही है। यह खेड़ा भी मानो उसी राग से मौन समारोह में योग दे रहा है। इन मुट्ठी भर मकानों से अलग टेकड़ी सी ऊंची जगह पर एक नया सा झोपड़ा आया और बुड्ढे ने हमें खबरदार कर दिया। बुड्ढे ने उंगली होठों पर रखकर संकेत किया, हमको यहीं चुप ठहर जाना चाहिए। हम तीनों खड़े हो गए, मानो सांस भी रोक लेना चाहते हैं। ऐसे निस्तब्ध भाव से नई आवाज़ आई, अभी नहीं, सब खत्म कर दो तब चलेंगे। ओहो, ललिता की आवाज़ थी। डिक का तो कलेजा ही उछलकर मुंह तक आ गया, पर हम सब ज्यों के त्यों खड़े रहे। एक भारी, अनपढ़, दबी, मानो आज्ञा के बोझ से दबी आवाज़ में सुनाई पड़ा, दिस इज़ ए चेयर। हाँ चेयर, ठीक चेयर, गो ऑन।
2-3 ऐसे लड़खड़ाते वाक्य और पढ़े गए और उसी प्रकार उन पर दाद दी गई। फिर उसी बारीक उकसाती हुई और चाह भरी आवाज़ में सुन पड़ा, अच्छा जाने दो, छोड़ो, चलो दरिया चलें, लेट्स गो। हम ओट में छिप रहे। दोनों निकले, ललिता और वह कौन? शक्ल ठीक नहीं देख पड़ी, पर देखा खूब डील डौल का जवान है, पट्टे भरे हैं, चाल में धमक है, पर सब में सादगी है। ललिता उसके बाएं हाथ की उंगलियां थामे हुई थी, उन्हीं उंगलियों से खेलती चली जा रही थी। मैंने बुड्ढे से पूछा, वह कौन है? मेरा लड़का पुरुष सिंह। शायद पुरुष सिंह। वह ठीक ठीक ना बोल सका। तब उस बुड्ढे से कहा, आओ चलो देखें। हम चुपचाप उसके साथ चले। सिंध सामने ही तो है। एक बड़ी सी चट्टान के पास ऐसे खड़े हो गए कि उन दोनों की निगाहों से बचे रहे। यू पोरस, वह क्या बह रहा है? लाओगे? ला सकते हो? कैन यू? वह क्या बात है, लो। ऊंची धोती पर एक लंबा सा कुर्ता तो पहने ही था, उतारा और उस सिंध के हिंस्र प्रवाह में कूद पड़ा। लकड़ी का टुकड़ा था, किनारे से 15 गज दूर तो होगा। हमारे देखते देखते ले आया। हंसता दौड़ता आया ललिता के पास, बोला, ले आया बस, पर दूंगा नहीं। इतना कहकर फिर उसने वह लकड़ी भरपूर रूप से धार में फेंक दी। ललिता ने कहा, यू नोटी। मैं अपने को संभाल न सका, चट्टान के पीछे से ही बोल पड़ा, यू नॉटीएस्ट। और बोलने के साथ ही हम तीनों उसके सामने आविर्भूत हो पड़े। हेलो अंकल, एंड ओ हेलो यू डिक, हाउ डिड यू डू डियर डिक, एंड ओ माई डियर फादर, व्हाट लक। कहकर उसने बुड्ढे का हाथ चूमकर पहले अभिवादन किया। सी यू माई पोरस, डिक, King Porus of history, mind you, is he not as fair as you? डिक को वाग्वी मूड छोड़ पोरस की ओर मुड़कर इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, माई अंकल, मेरे चाचा, एंड दैट माई डियर फ्रेंड डिक, और वह डिक, मेरा खूब प्यारा दोस्त। घुटने से ऊपर लाई हुई गीली धोती और नंगा बदन पोरस, डिक अंग्रेज। और मुझे जज के सामने इस परिचय पर हंस दिया, मानो उसे हमारा परिचय खुशी से स्वीकार है। रेख अभी नहीं फूटी है, बदन और चेहरा भरा पूरा है, आंखें भोलेपन और खुशी से हंस रही हैं। मुझे यह मानव मूर्ति स्वस्थ और सुख और प्रसन्नता से खिली हुई, मानो गढ़ी हुई यह प्रकृति मूर्ति अरुचिकर न जान पड़ी। पोरस, चाचा को सर नवाओ। उसने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सिर झुका दिया। तब डिक का हाथ बढ़ा, पोरस का हाथ बढ़ा। पोरस का हाथ शेक करते हुए कहा, पोरस तुम राजा है, हम हारता है और हम खुश हैं। पोरस का हाथ वैसे ही थामे हुए ललिता की ओर मुड़कर कहा, ललिता डियर, I congratulate you on your treasure, on your victory, on your king. In truth, I do. Here is my hand। और ललिता का हाथ झकझोर दिया। Long live Porus, I say, and I be saved। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।